मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सभी लोग सो के उठ रहे हैं क्या? नहीं सर, पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे, चलो बहुत बढ़िया। मैं कहा पीछे से आवाज आ रही है कुछ। अच्छी बात है बेटा, सुबह उठकर पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी देखो अपनी अपनी मर्जी होती है। इट्स ऑल ओवर टू यू। 92% ऑफ द पीपल जो है दुनिया के अंदर, वो सुबह उठकर नहीं पढ़ सकते, वो सुबह नहीं उठ सकते हैं। ठीक है, वो रात को लेट तक पढ़ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो भाई आज हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ठीक है, कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे काफी आसान आसान मैंने चूज किए थे, ताकि आपको पहला दिन है तो थोड़ा प्रॉब्लम ना आए, है ना। आज जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थोड़े से मेंस लेवल के रियल वाले हैं। ठीक है, और वही हमारा मेन टारगेट भी है। तो भाई इसके लिए थोड़ा आप लोग नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा। कोई बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, तो वो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे तो थोड़ा सा आराम से करेंगे, टाइम लगा के करेंगे। ठीक है, और उनको फिर से घर बैठ के आपको फिर से रिपीट करना है। यस, क्लियर है बेटा? जी सर। यस ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, अपने बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव में तो वही रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। तो रीकैप के अंदर कल हमने बोहर मॉडल किया था, है ना। बोहर मॉडल के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए थे, एक दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल किए थे, एक डेरिवेशन की थी, है ना। डेरिवेशन कौन सी थी भी, वो छोटी सी, याद है किसी को? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समथिंग समथिंग करके एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था वो फॉर्मूला? याद किया किसी ने फॉर्मूला? नहीं याद किया, है ना। अंडर अंडर रूट 2m के एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अंडर 2m इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या था? व्हाट वाज इक्वल टू? किस h चीज बाय का? लैम्डा। h बाय लैम्डा। लैम्डा। है ना। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने कल एक फॉर्मूला किया था, तो भाई अच्छी चीज है, उसी को आज यूज भी करेंगे फिर से। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल और सबसे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। सिंपल बता रहा हूँ, सबसे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला। क्यों? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके अंदर हम साई और साई स्केयर की वैल्यू को निकालने वाले हैं, और उसके बेस पर 1s क्या होता है, 2s क्या होता है, 2p क्या होता है ना। इन ऑर्बिटल्स की शेप कैसे आई, उनका जो सॉल्यूशन है वो कैसे आया, तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, जो जनरली बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि टीचर यहाँ तक ना बताते नहीं है, या टीचर्स को भी कई बार कंफ्यूजन होता है। क्वांटम जो है, सिंपल बता देता हूँ, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्वांटम के ऊपर बेस्ड है, क्वांटम केमिस्ट्री पर। क्वांटम केमिस्ट्री में वो साई वाला फॉर्मूला आपने किया होगा ना, है ना। वो जो साई वाला फॉर्मूला, उसको बनाने के लिए भी बहुत सारी तिकड़मबाजी की गई थी, और उसके बाद में और उसको समझना भी, जो साइंटिस्ट है, बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जिस लेवल पर बेस्ड है, हालांकि हमारा इतना बड़ा लेवल नहीं है, आसान है हमारे लिए, बट ये क्वेश्चन जिस लेवल पर बेस्ड है, उसके लिए साइंटिस्टों ने बोला था, बड़े बड़े नील बोहर जो साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने बोला कि अगर आपको क्वांटम समझ में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको क्वांटम समझ में नहीं आ रही है। है ना। और एक साइंटिस्ट ने बोला था कि अगर आप क्वांटम में कंफ्यूज नहीं है, अगर आपको क्वांटम में कंफ्यूजन नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आपको क्वांटम समझ ही नहीं आ रही। तो सोचो, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये बात बोली है, तो भाई कंफ्यूजन तो होगा, है ना। भाई साइंटिस्टों को कंफ्यूजन है तो हमें भी होगा, है ना। लेकिन एट लीस्ट कुछ चीजें छोटी छोटी हैं, आपके लेवल पर उतनी कंफ्यूज नहीं है, बट फिर भी आपको भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगेगा, पता नहीं सर ने क्या बता दिया शायद, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे उसे, है ना। ये पता नहीं कौन लोग हैं बेटा, कहाँ से आते हैं, पूछो मत। ठीक है, अब देखिए भाई, हम क्वेश्चन पर आते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आए हैं। ठीक है, which of the following atom following about an electron occupy one s orbital in an hydrogen atom is incorrect? तो हाइड्रोजन एटम में कोई, हाइड्रोजन एटम के अंदर
ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है 1s में, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1s में है, ठीक है, 1s में 1। तो मतलब अपनी ग्राउंड स्टेट में जहां इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए वही है। अब ये क्या कह रहा है, इन एन हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट क्या है, बोहर रेडियस जो है वो ए नोट के बराबर है, ये बता रखी है। व्हाट इज बोहर रेडियस, किसी को पता बोहर रेडियस क्या होती है? एनीवन कैन टेल मी अबाउट दिस, बोहर रेडियस क्या है? नहीं पता? सर जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे होता है उस टाइम पे। उस टाइम पर ठीक है, लेकिन थोड़ा मिसिंग है इसमें। जो पहला हाइड्रोजन एटम की जो पहली रेडियस है ना, 1s1 की जो रेडियस है उसी को बोहर रेडियस बोलते हैं। मिनिमम रेडियस जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन एटम के लिए, दूसरों के लिए नहीं, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हाइड्रोजन ये एटम की ये वाली जो रेडियस है, ठीक है, ये है ए नोट, बोहर रेडियस। तो देखो अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं भाई बोहर रेडियस को, तो बताता हूं। आर एन इक्वल होता है ए नोट इंटू एन स्क्र डिवाइडेड बाय जेड होता है, ठीक है। हम फिलहाल जेड की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रहेगा सबको, इसको नोट कर लेना, यस सर। ठीक है। तो भाई आर एन का मतलब रेडियस, हम मान लो पहले शेल में रेडियस की बात कर रहे हैं, तो ए नोट मल्टीप्लाई में जेड की वैल्यू तो 1 आएगी, एन की वैल्यू भी 1 आ गई, 1 का स्क्वायर डिवाइड में 1, तो क्या आ गया, ये ए नोट के इक्वल आ गया। क्लियर है? और यस यस सर। ए नोट एक कांस्टेंट की तरह होता है, तो ए नोट की वैल्यू है 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू, आप इसे यस सेंटीमीटर सर। में बदलना चाहें या नैनोमीटर में, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये वैल्यू पिकोमीटर में ऐसे है, ठीक है। तो हम बाद में बदल ही सकते हैं। तो अगर R1 मैंने फाइंड कर लिया, तो R1 को मैं सीधा बोल सकता हूँ R1 इक्वल ए नोट, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? ये यस नोट सर। की वैल्यू ये है, ये बोहर रेडियस है, इसी को बोहर रेडियस बोलते हैं। अगर मुझे R2 निकालना हो तो R2 कैसे निकलेगा भाई, ए नोट मल्टीप्लाई में एन का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जेड तो 1 ही रहेगा, यस है ना। यस सर। तो ये यस क्या आ सर। जाएगा, 4 इंटू ए नोट आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे निकालना चाहूं तो 9 इंटू ए नोट आ जाएगा। ये हम हाइड्रोजन एटम के लिए सारी रेडियसेस निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमें समझ आ गया, अब उसने क्या कहा, वो कहता है, अब पहला ऑप्शन देखो, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 ए नोट फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से, ये है हमारा न्यूक्लियस, सपोज ये हाइड्रोजन का एटम है, इस ये है ए नोट, ये ए नोट है, इसका डबल कर दिया इसने 2 ए नोट, तो मैं डबल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये 2 ए नोट है, 2 ए नोट। तो वो कह रहा है कि 1s वाला इलेक्ट्रॉन 1s1, ठीक है, क्या वो इलेक्ट्रॉन 2 ए नोट के इस डिस्टेंस पर यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या? इज दिस द probability to finding the electron at the distance of 2 a node from the nucleus can be possible? That is the question. समझ में आया क्वेश्चन सबको? यस सर। यस सर। तो बताइए, फिर आपने ए नोट निकाल लिया, फर्स्ट रेडियस निकाल ली, सेकंड रेडियस भी निकाल ली, दोनों के बारे में आपको पता लग गया कि फर्स्ट रेडियस जो है वो ए नोट के इक्वल होती है, सेकंड रेडियस जो है वो और ए नोट के इक्वल होती है। तो क्या इलेक्ट्रॉन 2 ए नोट के डिस्टेंस पर 1s वाला मिल सकता है क्या? नो नो सर। सर। आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं मिल सकता है ना। अब एक दूसरी बात करते हैं, सोचिए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो क्या होती है, पूरे यूनिवर्स में 1 होती है। यस सर। पहली बात तो ये है कि वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन क्या 1s वाला इलेक्ट्रॉन 2 ए नोट पर हो सकता है? तो भाई अगर जरा ध्यान दें, 2s वाला जो सेकंड शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा, n की वैल्यू 2 है, यानी कि सेकंड शेल वाला इलेक्ट्रॉन 4 ए नोट के डिस्टेंस पर मिलेगा, 4 ए नोट, यानी यहां से मान लो ए नोट इतना था तो 4 ए नोट इतना होगा, तो मतलब इस डिस्टेंस पर मिलने वाला है, ठीक है। यानी ये आ गया 4 ए नोट, 4 ए नोट,
तो सेकंड वाला तो यहाँ मिल रहा है, ये सेकंड n की वैल्यू जहां सेकंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। n की वैल्यू 1 है तो वो अंदर वाले घेरे में, जो फर्स्ट घेरा मैंने लगा रखा, चलो मैं इसे ग्रीन से कर देता हूँ, यहाँ पर मिलने की वो है। इन दोनों के बीच का स्पेस, ये इतना वाला स्पेस, क्या ये खाली होता है एटम में? और ये स्फेरिकल है, याद रखना, सर्कुलर नहीं है ये, स्फेरिकल बॉल के जैसा है, अंदर बॉल के अंदर बॉल घुसी हो वैसा। तो क्या इन दोनों के बीच में स्पेस खाली होता है? क्या आपको ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं स्पेस खाली है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होगी, ऐसा लगता है? इतने बड़े स्पेस में पॉसिबल है? सोचिए जरा, आराम से मुझे आंसर दीजिए, अगर आप सोचेंगे तभी क्वेश्चन क्लियर होने वाला है बेटा। यस, सोचिए भाई, किसी को आंसर आया कि मैं क्या पूछ रहा हूं? कि 1s का मुझे पता है, एल की वैल्यू 1 है तो वहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 है तो 4a नोट में हो सकता है, तो बीच का स्पेस क्या खाली होगा क्या? क्या वहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है? यस, किसी को नहीं समझ आ रहा? सर नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन वहाँ। इलेक्ट्रॉन वहां नहीं हो सकता, इसका मतलब आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बीच में स्पेस खाली होता है, इतना बड़ा स्पेस ये नहीं है। हमने अभी क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकती है, बस कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होती है, ठीक है? तो अब मैं आपको अब रियल वाली चीज बताता हूँ कि ये जो बताता है ना, ये जो एन नोट आर एन जो है वो इसके इक्वल होता है, ये हमने फॉर्मूला किया। यहाँ ए नोट मतलब हमने एन की वैल्यू 1 भरी तो हमारे पास इतना पिकोमीटर आया कि इतनी दूरी तक 1s का इलेक्ट्रॉन जो वो इतनी दूरी तक मिलेगा, ठीक है? ये है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम, ठीक है? कि यहां सबसे ज्यादा मिलने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी, यहां सबसे ज्यादा मिलने की संभावना है। तो क्या इसके आगे पीछे नहीं मिल सकता क्या? भाई इसके आगे पीछे भी मिल सकता है, इसके यहां नहीं मिल सकता इलेक्ट्रॉन, यहां भी हो सकता है। आप देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये ध्यान देना, ये ऐसा नहीं कि कोई एक लाइन खींच रखी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, कहीं ज्यादा कहीं कम, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, डॉट 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 डॉट, जैसे मधुमक्खी छत्ते के पास चारों तरफ भिन भिना रही होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, कहीं पे भी हो सकती है वो छत्ते के आसपास, है ना? लेकिन छत्ते से मधुमक्खी अपने हाइव से क्या हो सकता है, 6 इंच दूर मैक्सिमम, वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। वो यूं तो नहीं कि बिल्कुल हाइव के पास जाके और वहां भिन भिनाने लगेगी, अपने बिल्कुल छत्ते से टच करके तो भिन भिनाने नहीं लगेगी, उससे बहुत दूर 5 फुट दूर उससे वहां भी नहीं भिन भिनाएगी, हालांकि वहां हो सकती है, कभी ना कभी तो मक्खी जाएगी, है ना? अपने छत्ते से 2 किलोमीटर दूर तक जाती है मधुमक्खी, 2 किलोमीटर दूर तक, इससे ज्यादा दूर जाएगी तो वो अपने छत्ते को ढूंढ नहीं पाएगी। 2 किलोमीटर दूर तक मधुमक्खी अपने छत्ते को ढूंढ लेती है, कहीं पर भी हो, तो भी 2 किलोमीटर दूर तक उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है, लेकिन वो ज्यादातर अपने छत्ते के आसपास रहती है जब वो उड़ रही होती है या फिर छत्ते के ऊपर बैठ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि वो अपने छत्ते पर कभी नहीं बैठेगा, अपने न्यूक्लियस पर कभी नहीं बैठता, कमाल की बात है, उसके चारों तरफ घूमता ही रहता है। तो ज्यादातर एबिलिटी है कि वो अपने छत्ते के आसपास, अपने न्यूक्लियस के आसपास ही घूमेगा। तो वो आसपास में भी अगर हम दूर भाग जाएं, यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता? वो कभी ना कभी यहाँ भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है? जैसे मधुमक्खी 2 किलोमीटर तक तो हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकता है। क्या वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास आएगा? न्यूक्लियस के पास भी जाएगा, कभी कभी यूं पास आएगा और पास से एकदम से क्रॉस हो जाएगा, है ना? यहां से आया और बिल्कुल पास से ऐसे क्रॉस हो गया और फिर वापस यूं यूं घूमने लग गया। तो कभी कभी वो अपने छत्ते के, अपने न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से होकर भी गुजरेगा, लेकिन वेरी रेयरली गुजरेगा, ठीक है? ज्यादातर टाइम मान लो यहाँ रहता है। तो हम इस एरिया को बोल देते हैं, इस एरिया या वॉल्यूम को, वैसे इसे वॉल्यूम बोलेंगे ना, इस वॉल्यूम को बोल देते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर जो डिस्टेंस आता है वो ए नोट के बराबर आता है, यानी 52.9 पिकोमीटर के बराबर। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट स्काई ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ मिलेगा, इतने डिस्टेंस पर। क्या इससे ज्यादा पर नहीं मिलेगा? सेकंड वाला देखो, सेकंड शेल वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है? अब जरा ये देखो, उसका हमने डिस्टेंस निकाला 52.9 से ज्यादा, यहां से यहां तक, यहां पर मतलब ये 4a नोट के पास सबसे ज्यादा मिलेगा। ये समझ में आ गया भाई सबको? यस सर। तो 4, अब देखो 1s वाला,
तो क्या 1s वाला 2a नोट के डिस्टेंस पर नहीं मिल सकता क्या? 2a नोट पर तो मिलेगा, वो 4a नोट पर नहीं मिलेगा। 1s वाला 4a नोट पर इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो होगी। ऐसा नहीं कि ये कहां कभी नहीं आ सकता, प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेट जीरो, टेंड्स टू जीरो। मधुमक्खी 2 किलोमीटर से दूर नहीं हो सकती, हो सकती है, हो सकता है वो अपना हाइव जो है, उसका जो छत्ता है उसको भूल जाए और वो बेचारी लास्ट में फिर मरी जाएगी अगर 2 किलोमीटर दूर से, 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर गई, 3 या 4 किलोमीटर चलेगी। लेकिन हो तो सकती है ना, कई मधुमक्खियां गुम जाती हैं, तो वो गुम गई बेचारी। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गई टेंडेंसी। तो यहाँ तो हम नहीं बोलेंगे कि 4a नोट के पास है, यहाँ तो नहीं हो सकता। लेकिन 2a नोट यानी a नोट से लेकर और 4a नोट के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस के बीच में 1s का इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। 4a नोट पर उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो हो जाएगी। समझ में आया बेटा? जी सर। तो यानी वो 2a नोट तक तो आराम से घूम सकता है। तो भाई ये थी असली कहानी कि वो 2a नोट तक घूम सकता है। दैट इज द रीजन वेयर इट कैन इजीली, जो जहां पर आसानी से चल सकता है और आसानी से घूम सकता है, ये था वो। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब Yes, फर्स्ट sir. ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या करे, इलेक्ट्रॉन जो है वो 2a नोट पर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो यहाँ देखिए Rn जो है वो a नोट स्क्वायर होता है, ये मैंने लिखा है ना, a नोट स्क्वायर डिवाइड में z भी होता है। z की वैल्यू तो 1 ही होती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। R1 की वैल्यू निकाल ली, a नोट इंटू 1 स्क्वायर, a नोट आ गया, ठीक है। तो अगर a नोट को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी फर्स्ट शेल में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड शेल की जो एवरेज डिस्टेंस है, इट इज एवरेज डिस्टेंस, वो a नोट इंटू 2 का स्क्वायर है ना, a नोट 4 हो जाएगा। तो a नोट 4 से पहले तो 1s ही रहेगा, डेफिनेटली 1s ही रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, बस प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। पहला ऑप्शन समझ में आ गया सबको कि वो राइट ऑप्शन है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, है ना? ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। एक और इसमें इंटरेस्टिंग चीज बाद में बताऊंगा, पहले हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर लें। यहाँ पर इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी कहानी से थोड़ा ये कम समझ में आएगा, इसलिए मैंने अपनी तरफ से जो थ्योरी बताई उसको याद रखिएगा। ये आंसर भी साथ में दे रखे हैं मैंने, कि कहीं आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो आंसर से आप चेक कर सकते हैं। फिर भी दोबारा जब आप करने बैठे और आपको कोई चीज समझ ना आए, कोई डाउट होती है, तो रीच आउट टू मी गाइस, ठीक है, आप मुझ तक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वहां से मैं आपको फिर से बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से उसको डिफाइन करेंगे। लेकिन थोड़े बड़े क्वेश्चन है ये, थोड़े समझने लायक है। अगर आपने इसकी काफी प्रैक्टिस कर रखी है तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप 12th क्लास में 11th का काफी कुछ भूल चुके होंगे ना, तो इसको थोड़ा दोबारा से रिवाइज हो जाएगा आपके लिए और आसान लगेगा, इसीलिए मैं इसको डिटेल दे रहा हूँ। The magnitude of the potential energy is double of the kinetic energy on an average। भाई ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स में भी आपके आता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का डबल करने पर लगभग डबल होता है पोटेंशियल एनर्जी। यस, ये बात आपको याद होनी चाहिए और ये राइट है ऑप्शन, ठीक है। तो इसे याद कीजिए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का अप्रोक्सीमेट डबल होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। ये फिजिक्स में भी आप लोगों ने किया होगा और केमिस्ट्री में भी आता है ये। हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी करेंगे, पहले थ्योरी थोड़ा सा याद रख लीजिए। तो ये याद रखने वाले पॉइंट है, समझकर याद करना है इसे, ऐसा नहीं कि समझ आ गया तो छोड़ दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एट द न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस के पास, वो एट द न्यूक्लियस को बोल रहा है कि न्यूक्लियस के पास जो है, 1s की बात कर रहा है। सबसे पहले ये दिमाग में रखना, 1s की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। तो 1s स्फेरिकल होता है, तो न्यूक्लियस के पास ही 1s की मैक्सिमम डेंसिटी होगी। न्यूक्लियस से दूर दूर थोड़ा होने वाली है। तो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के अंदर नहीं कह रहा, वो इन द न्यूक्लियस बोलता फिर तो गलत था। इन द न्यूक्लियस, एट और इन में बहुत फर्क है ना। तो इन द न्यूक्लियस कहता तो वो गलत था, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती, ठीक है। चलो इंग्लिश की एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ऐसी चीजों में हमें थोड़ा इंग्लिश का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बोलूं आई एम सिटिंग ऑन ए चेयर और आई एम सिटिंग इन द चेयर, ठीक है, दोनों में से कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सही है? Sir, on the chair ठीक है। On the chair. इन वाला गलत है इन वाला गलत है, आपको ऐसा लगता है? दोनों सही है, सुनिए। सर। अगर चेयर जो है वो दूसरी हो तो सही है।
हाँ, अब वो सोनाक्षी को शायद आंसर पता है ना। दूसरी चेयर का मतलब है जिस चेयर की बाजू होती है, बाजू, आर्म, आर्म रखने के लिए आर्म रेस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं वी आर सिटिंग इन द चेयर, हम चेयर के अंदर बैठे हैं, जिसकी बाजू होती है। और जो आर्मलेस चेयर होती है, आपको पता आर्मलेस चेयर भी आती है ना, जिनमें बाजू नहीं होती, तो उसको बोलते हैं वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। समझ में आ गया सबको? जी सर। यस सर। तो यहाँ पर एट लगा हुआ है, एट द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के आसपास की बात कर रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। अगर इन द न्यूक्लियस होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। तो थोड़ा सा यहाँ पर डीपली इंग्लिश का थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है कि न्यूक्लियस के पास होती, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस a नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है जब वो a नोट के पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है? नो सर। इलेक्ट्रॉन की नो। एनर्जी, देखिए इसका रिवर्स है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब वो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जब अट्रैक्शन फोर्स, कल हमने ये किया था याद है, जब अट्रैक्शन फोर्स आती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस को जब अट्रैक्ट करता है, तो बाहर जब न्यूक्लियस था उसकी एनर्जी कितनी मानी जाती है? 0, बाहर जब न्यूक्लियस है तो। और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एटम के अट्रैक्शन में आता है इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम पे अट्रैक्शन की वजह से दोनों की सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी माइनस जाएगी। वो मैक्सिमम कैसे हो जाएगी, वो तो मिनिमम हो जाएगी, 1s के पास आ रहा है तो अगर ये मिनिमम होता तो सही होता ऑप्शन। यस, समझ में आया सबको? जी सर। सर चारों तो ऑप्शन सबको एनर्जी क्लियर है ना? मैक्सिमम कब होगी? क्या बेटा? सर एनर्जी मैक्सिमम होगी कब? जब वो एटम से बाहर होगा, 0 होगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होगी तब उसकी मैक्सिमम होगी हमारे हिसाब से। तो जब अंदर आएगा तो उसकी एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेस में, सिस्टम में जब भी कोई चीज आती है, अट्रैक्शन होता है, तो अट्रैक्शन से सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है। अट्रैक्शन ऑलवेज डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे, 3 सही है, एक इसका ऑप्शन ही गलत है। अब बात करते हैं, इन्होंने की रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व दिखा रखे हैं आंसर में। मैंने आंसर अपने हिसाब से आपको डिफाइन कर दिया, लेकिन यहाँ इन्होंने आंसर को अलग तरीके से डिफाइन किया। हम इसको भी करेंगे क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज। देखिए अब जरा ये क्या करें, स्टेटमेंट डी इज इनकोरेक्ट, ठीक है, वो हमें समझ में आ गया, डी इनकोरेक्ट है। फर्स्ट है ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर अगेंस्ट आर इज गिवन एज, ठीक है, आर और आर स्क्वायर जो है वो उसका वो दिखा रखा है कि वो कैसे कैसे डाउन होता है। तो देखो यहाँ ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ, सॉरी ये है डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से डिस्टेंस है ना, और ये रेडियस है हमारी, समझ लो कि हमारा जो ऑर्बिटल है उसकी रेडियस है। तो प्रोबेबिलिटी कर्व में ये साई की वैल्यू निकाल रखी है। तो साई की जब भी वैल्यू निकालते हैं तो वो ये वाले जो ग्राफ आते हैं ऐसे ही आते हैं, ऐसे, ठीक है, यहाँ ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे नीचे नीचे ऊपर, ये ग्राफ ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये यहाँ तो नेगेटिव में आ गया फिर ये, तो हम क्या करते हैं, साई की बजाय साई स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं। साई स्क्वायर लोगे तो वो जो ग्राफ नीचे जा रहा था ऐसे और वो ऊपर आ रहा था, वो हम एक्चुअल में वो ग्राफ फिर ऐसे आ जाता है, ठीक है, वो ऊपर ही रहता है। तो साई स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, आपको पता है ना, माइनस वाले का कोई स्क्वायर कर दोगे आप तो वो फिर प्लस की वैल्यू ही आती है। ये समझ में आया भाई? यस सर। तो यस सर। पहली बात तो अगर अकेला साई का ग्राफ ले रहे हो, साई मतलब वेव, ये वेव के एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, हाइट ऑफ द वेव। मान लीजिए कोई वेव है, इसकी जो हाइट होती है दैट इज साई। क्लियर है बेटा? हाइट ऑफ वेव को साई बोलते हैं, और यही साई का फंक्शन, मतलब उसकी हाइट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसी को इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एज ए वेव भी वर्क करता है, एज ए पार्टिकल भी वर्क करता है। ये मैंने कल आपको बताया था, याद है? जब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं तो हम उसको सिर्फ वेव बोलते हैं, हम मानते हैं, हमने डी ब्रोगली रिलेशन किया था, लैम्डा इक्वल एच बाई एम वी। तो अगर चीजें बहुत छोटी हैं तो हम मानते हैं कि उसका जो वेव नेचर है वही बच जाता है, क्योंकि मास उसका बहुत कम रह गया तो उसका लैम्डा की वैल्यू ज्यादा आती है, वेवलेंथ ज्यादा आती है ना। जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है साइज में, मास बढ़ जाता है, तो मास नीचे है एच बाई एम वी, एम नीचे है तो मास बढ़ेगा, तो उसका लैम्डा की वैल्यू कम आएगी, तो उसका वेव नेचर खत्म हो जाएगा, उसका पार्टिकल नेचर। लेकिन कुछ चीजें इन बिटवीन आती हैं, है ना, बॉर्डर लाइन पर। तो ये इलेक्ट्रॉन बॉर्डर लाइन पर ये वेव नेचर भी दिखाता है
पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। ठीक है, जो एक भाई साहब थे जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव फंक्शन, वेव लाइक, सॉरी पार्टिकल बोला था उन्होंने, उनको नोबेल मिला था। फिर उसी जे थॉमसन का लड़का आया था, उसने बोला इलेक्ट्रॉन इज नॉट ओनली वेव, उसने बोला कि वो पार्टिकल है, समझ गए, ओ सॉरी वेव है। तो फादर ने बताया कि वो पार्टिकल है और लड़के ने बताया कि वो वेव है, और दोनों को, फिजिक्स वालों ने दोनों को वो दे दिया नोबेल प्राइज क्योंकि दोनों सही थे है ना। बाद में समझ में आया कि ये दोनों है तो इसलिए दोनों को सही दिया, गलत नहीं दिया। ठीक है ना, हमें लगे कि लो भाई ये तो दोनों कुछ भी कह रहे हो, तुमको कुछ भी मिल रहा है। तो भाई ये साई की वैल्यू है, वेव फंक्शन की वैल्यू है। यहां से अब आपको वेव फंक्शन के बारे में कुछ कुछ पता लगा होगा। और ये साई स्क्वायर है, तो साई स्क्वायर करते हैं तो यही ग्राफ जो ऐसे था अब वो ऐसे हो गया। अब देखते हैं ये है क्या, है ना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज शार्पली व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है ये, लेकिन ये कभी मिलेगी नहीं इसके साथ, ये ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती, लगभग ना के बराबर मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है इसकी। तो बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक का मतलब ग्राफ लगभग पैरेलल हो गया है, वो मिलेगा नहीं, बट सीम्स टू बी कि ये मिल रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमें लगेगा मिलेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो है, यहां अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है ना, दिख रहा है। यस सर। लेकिन यस क्या सर। न्यूक्लियस के अंदर घुस सकता है भाई? देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर घुसा दूं तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो इसलिए ये वाला ग्राफ ऊपर की तरफ भी देखो, ऊपर की तरफ भी एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, मतलब लगेगा कि ये मिलेगा कभी ना कभी, लेकिन ये कभी नहीं मिलेगा, आप कितना भी लंबा खींच लो। समझ में आ गई ये बात? यस सर। यस तो सर। न्यूक्लियस में तो नहीं गिर सकता। अब ये न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो दूर जा रहा है, ठीक है, रेडियस बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर भी ये एसिम्प्टोटिक हो जाएगा कि दूर जाएगा, लेकिन ये कभी भी इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होगी। जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से दूर जा सकती है, हजारों किलोमीटर दूर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। सोचो एक मधुमक्खी, उसका छत्ता लगा हुआ है कहीं पर, जहां पर एरोप्लेन को जो एरोप्लेन के एयरपोर्ट होते हैं वहां पर छत्ता है, और गलती से मधुमक्खी, एरोप्लेन की खिड़की खुली, लोग अंदर जा रहे हैं, एक मधुमक्खी गलती से वो अंदर घुस गई एरोप्लेन के, और वो विदेश में पहुंच गई। पहुंच जाएगी ना 10 घंटे में, है ना। ठीक है, यस सर। तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी यस ऑफ सर। फाइंडिंग ऑफ जो हनी बी है, तो क्या वो मतलब अमेरिका में नहीं हो सकती? इंडिया के हनी बी थी, वो इंडिया के एयरपोर्ट पे हनी हाइव लगा हुआ था, लेकिन वो अमेरिका पहुंच गई, बाद में वो मर जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मरने वाली चीज थोड़ा है ना। तो इस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की कहीं पे वो हो तो बहुत दूर भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो ना के बराबर है ना, क्योंकि उसने तो बाद में डैडी हो जाना, तो हम उसको तो काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल है कि जीरो नहीं है? न्यूक्लियस में जीरो है पक्का, ये पक्का पता है कि न्यूक्लियस में जीरो है प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी हो सकती है। तो वैसे तो ये संभावना है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन एट लीस्ट जो होता है, जो एवरेज ऑन एन एवरेज होता है, हम उसी को काउंट करते हैं। और एवरेज हम क्या काउंट करेंगे, अब जरा ये ध्यान देना, यहां से लेकर और यहां तक, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, इतना जो एरिया है यहां पर मधुमक्खी के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा, मतलब अपने हाइव से लेकर और 2 किलोमीटर के डिस्टेंस तक मधुमक्खी के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के भी एज ए वेव, ये इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा है। यस, क्लियर है? जी सर। यस है ना, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये ज्यादा है, तो इसमें भी ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जो एवरेज डिस्टेंस, तो मुझे तो भाई, अब मैं यहां से मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना बनेगा 1s का, तो मुझे एक एवरेज डिस्टेंस देना पड़ेगा। मैं कह दूं यहाँ पर भी रेडियस है, यहाँ पर भी रेडियस है, ये इतनी बड़ी है और इतनी छोटी है, दोनों को जोड़ के कुछ एवरेज वेवरेज तो निकालना पड़ेगा ना, कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस एरिया में रहता है। तो भाई 2 किलोमीटर पर भी मधुमक्खी के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है, और वो जनरली चली जाती है वहां पर, लेकिन वहीं पर पाई जाएगी। क्या बॉर्डर लाइन पे ही घूमती रहेगी कि 2 किलोमीटर के ऊपर? नहीं, वो बॉर्डर लाइन से तो पास रहेगी ना, इतना पास की आसानी से ढूंढ ले, पर कभी कभी दिक्कत आए तो वो बॉर्डर लाइन पर भी रह सकती है ना, तो बॉर्डर लाइन से भी आ सकती है।
अब इसका रीजन बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था आप लोगों की ही तरह, और वो मतलब ऑफलाइन था, वो ऑनलाइन नहीं था। और वो क्या था, वो उनके पास मधुमक्खी के छत्ते थे, तो उससे मैंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की थी। ठीक है, अब आजकल तो इंटरनेट आ गया, लेकिन ये बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो वो बोलता था कि सर 2 किलोमीटर हम ट्रेवल कर सकते हैं एक दिन में मैक्सिमम। मतलब अगर कोई मधुमक्खी बाहर रह गई छत्ते से, तो हम उन छत्तों को उठा के, हाइव्स को उठाते हैं, पैक करते हैं गाड़ी में, मैक्सिमम 2 किलोमीटर जाते हैं, फिर से उनको रख देते हैं। क्योंकि 2 किलोमीटर तक वो अपने हाइव को ढूंढ लेती है, प्लेस बदल दिया फिर भी ढूंढ लेती है ना। कमाल की चीज, इतनी याददाश्त होती है उसमें, है ना, प्रैक्टिस, Yes, sir. है ना। और हम लोग पिछला लेक्चर ही भूल जाते हैं, और वो 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस याद रखती है। सोचिए जरा, तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए बेटा, बहुत जरूरी है लाइफ में। ठीक है, प्रैक्टिस करने वाले ही कामयाब होते हैं। तो भाई यानी मुझे एक एवरेज देना था, तो मैंने एवरेज दे दिया। जो आपके पास आर एन की वैल्यू आती है वो ए नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, ये जो आती है। तो ए नोट जो है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 भरता हूँ, जेड की वैल्यू 1 भरता हूँ, ठीक है, तो वो इक्वल ए नोट आ जाएगा। मतलब फर्स्ट की 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन एवरेज 52.9 पिकोमीटर यहाँ एवरेजली रहता है। तो मैंने इस ग्राफ का ये एवरेज देख लिया कि मैक्सिमम ये शायद यहाँ से बनेगा। ठीक है, जहां पर भी बनेगा, चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, आप मान लीजिए कि जहां मैक्सिमम है, सीधी सी बात है, भावनाओं से समझ सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो ये ए नोट मैक्सिमम मतलब प्रोबेबिलिटी है जहां सबसे ज्यादा रहने वाला है, लेकिन इसके आगे पीछे भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसीलिए उसने बोला कि 2 ए नोट हो सकता है क्या, तो हमने बोला यस इट कैन बी। क्लियर है सबको। Yes, sir. यस ठीक है, अब अगर इस ग्राफ का मैं स्केयर करता हूं, तो ये ग्राफ उल्टा था, ये सीधा हो गया। तो यहाँ न्यूक्लियस के पास तो प्रोबेबिलिटी अपने आप 0 हो जाती है। इसने देखो क्या लिखा, 4, अब ये देखिएगा 4 पाई आर स्केयर। ठीक है, 4 पाई आर क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस है। ठीक है, 2 पाई आर सर्क्यूमफ्रेंस होता है। Yes, sir. सर्क्यूमफ्रेंस यस मतलब ये एक सर्कल है, और इसकी लेंथ जो है वो 2 पाई आर है। और इसने क्या करा, 2 r स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो 2 r स्क्वायर मतलब एक और समझ लीजिए, यहाँ पर इतना सा एक एरिया बना दिया मैंने। ये बॉल है, बॉल के अंदर बॉल, एक फुटबॉल लीजिए, उसके अंदर एक छोटी बॉल है, उन दोनों के बीच में जो वॉल्यूम बचेगा, ये वो वाला वॉल्यूम है, 4 पाई आर क्लियर है। Yes, यस sir. ठीक है, तो अब इस 4 पाई आर में हमने यहाँ पर एक टोटल वॉल्यूम ले लिया कि इस वॉल्यूम के अंदर, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहता है। इसके अलावा ये इस वॉल्यूम से बाहर निकल सकता है, बिल्कुल, ये कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, जैसे हाइव की कोई बाउंड्री थोड़ा होती कि मधुमक्खी सिर्फ इस बाउंड्री के अंदर, वहां कोई हमने लाइन खींच रखी कि इससे पार नहीं जाएगी, लक्ष्मण रेखा खींच दी, ऐसा तो है नहीं। तो वो जा तो कहीं भी सकती है, आजाद है, लेकिन हम उसको बाउंड्री से दिखाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बाउंड्री से दिखाई जाती है, बट यहाँ कोई बाउंड्री होती नहीं है। समझ में आ गया ना सबको, यहाँ बाउंड्री नहीं होती है यस कभी भी, बस ऐसे दिखा देते हैं कि ये ठीक है इस एरिया में, इस वॉल्यूम में। तो भाई ये वो पाई स्क्वायर का ग्राफ है, साई स्क्वायर का। तो इसमें देखो, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ऑब्वियस है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जैसे जैसे हम जाते हैं, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, इससे न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इस डिस्टेंस पर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की 1s वाले की, ये 1s का ग्राफ है, 1s की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इसी को ए नोट बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा, ए नोट। Yes, sir. ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी घटती जाती है, बाद में ये एसिम्प्टोटिक हो जाएगा, लगभग इसके बिल्कुल साथ साथ चलेगा, बिल्कुल साथ साथ, अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल साथ साथ। अब हम ये कहेंगे कि देखो, आपको ऐसा लगेगा कि जब यहाँ से ऐसे घट रही थी, तो लास्ट में तो मिल भी जाना चाहिए। हाँ, मिल भी जाता है, ये वो भी दिखाता हूँ अब आपको। ठीक है, तो ये आपका साई स्क्वायर का ग्राफ आ गया। इसी ग्राफ को, ये वाला ग्राफ ज्यादा अच्छा है, ये कुछ बहुत ज्यादा देता नहीं है हमें इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये साई का ग्राफ है। ठीक है, बट साई स्क्वायर का ग्राफ हमें एरिया बता देता है कि भाई इस एरिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम, कह लो इस वॉल्यूम में सबसे ज्यादा क्या है, प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग की इलेक्ट्रॉन की। अब बात करते हैं, अगर मैं 2s के लिए ग्राफ बनाऊं, 2s के लिए, तो 2s का ग्राफ ऐसा बनता है, ये रुकिए, ऐसे और फिर
ये यहाँ से एसिम्प्टोटिक हो जाएगा। एसिम्प्टोटिक मतलब लगभग इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गलत बना, ये आप समझ लेना भावनाओं से, ठीक है। यहाँ पर ये लगभग ऐसे करके ऐसे 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 जाता रहेगा। तो ये है 2s का ग्राफ। तो 2s का ग्राफ मतलब ये वाला एरिया तो 1s का था, यस। ये Yes, समझ sir. में आ रहा है? तो फिर ये हम्प क्यों आ रहा है भाई? हम्प मतलब ये ऐसे टेढ़ा सा जो बन रहा है, इसको हम्प बोलते हैं ना, हाइट से नीचे आ रहा है। यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी ये है 4a0, याद है ना, a0 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड था, जेड की वैल्यू 1 है, एन यस की सर। वैल्यू 2 आ गई, तो ये 4a0 आ गया। ये है 4a0, यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी मैक्सिमम ज्यादातर ये यहाँ रहता है। बट ये यहाँ भी आता है क्या? बिल्कुल आता है। हमने जब साई स्क्वायर की वैल्यू निकाली और हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी पाया जाता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? 1s में कैसे आ जाएगा? ये तो 1s का ग्राफ है। देखो 1s में वो ऐसे आता है, यहाँ ऐसे और फिर ऐसे। अगर 1s वाले ग्राफ में ही मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ये वाला एरिया होगा जो दोनों का कॉमन है, लेकिन 1s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादातर पाया जाता है, यहाँ पर भी आता है, ये एरिया दोनों का कॉमन है। फिर 2s का यहाँ ज्यादा पाया जाता है और उसमें ये वाला एरिया भी कॉमन है, फिर है ना? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसको याद यस रखिएगा सर। कि दोनों में कॉमन एरिया भी होता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? वो तो जब दोनों कॉमन एरिया में आएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसा ही लगता है हमें, लेकिन ऐसा है नहीं। अब उसका रीजन बताता हूँ, देखिए जरा। ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये 1s का एरिया है सपोज, और फिर 2s का एरिया मैं बना देता हूँ, ठीक है। 2s का एरिया सपोज ऐसा है, ये वाला एरिया 2s का है। ये ग्राफ समझा रहा हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन समझा रहा हूँ इसका, ताकि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो देखिए ये एरिया हम कहते हैं कि 2s यहाँ है सेकेंड चल, और 1s का एरिया ये वाला है, वॉल्यूम कह लीजिए, एरिया कह लीजिए, है ना। तो 1s का तो ये है, ये 1s का है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2s में घूमता रहेगा, यानी सिर्फ यहाँ पर पाया जाएगा, वो न्यूक्लियस के पास कभी नहीं जाएगा? मधुमक्खी, मान लीजिए कि एक मधुमक्खी है जो हाइव के काफी पास है। एक मधुमक्खी का काम होता है जो शहद उठा के लाती है, और एक मधुमक्खी होती है फाइटर होती है ना। एक रानी मक्खी होती है, वो शहद नहीं उठा के लाती। रानू मधुमक्खी तो हमेशा हाइव के अंदर ही रहती है, कभी कभी उड़ती भी है, उसके पंख भी होते हैं, ऐसी बात नहीं वो उड़ती नहीं है। तो वो तो कभी कभी वहां पर ज्यादातर टाइम वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगी, मतलब 1s को समझ लो रानी मक्खी, है ना। और 2s जो है वो उसके वर्कर्स हैं, वर्कर्स। तो वर्कर क्या है? वो शहद उठाने जाएंगे, वो 2s में जाएंगे, पर क्या वो कभी हाइव में नहीं आएंगे? कभी नहीं आएंगे वो 2s के बाहर ही सर घूमते आएंगे। रहेंगे। आते हैं ना। तो भाई न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान से समझना इस बात को। तो क्या 2s वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं कर रहा? अगर नहीं कर रहा फिर तो वो बाहर ही चला जाएगा, और अगर वो कर रहा है तो न्यूक्लियस के पास उसको भी तो, वो भी तो आएगा कभी ना कभी, बिल्कुल आएगा। तो वो देखो घूमते फिरते आएगा, डेफिनेटली आएगा, और एकदम से पार करके वापस चला जाएगा और यहीं पे घूमता रहेगा। समझ में आया? वो कभी ना कभी घूमते फिरते न्यूक्लियस के एकदम से पास होके वापस चला जाएगा। तो इसके पास आने की, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ग्राफ के हिसाब से देखें तो वो ऐसे दिखाता है, यूं और फिर यूं, यानी वो ज्यादातर टाइम तो यहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी न्यूक्लियस से जरूर मिलने आएगा। इसीलिए ये टोटल 2s का ग्राफ है। इसको ऐसे मत समझना कि ये वाला हिस्सा तो 1s का है, ये वाला हिस्सा 2s का है, बिल्कुल गलत। ये कंप्लीटली 2s को रिप्रेजेंट करता है, पूरा 2s ऐसा है। तो 1s सिर्फ ऐसा है। अब आप कहेंगे सर 1s और 2s तो कॉमन हो रहे हैं, है ना। बिल्कुल उनका कुछ हिस्सा कॉमन होता है, लेकिन 1s और 2s में ये जो इसका हम्प बन रहा है, इस हम्प का फर्क होता है। इसका हम्प 2s वाले का जो 1s के एरिया में आ रहा है वो हम्प छोटा होता है। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। अब ये मैंने ग्राफ जो बनाया है, तो ये वाला ग्राफ जो है छोटा हम्प और बड़ा हम्प, ये 2s का है, और ये वाला जो है ये 1s का है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस के पास से तो गुजरेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूक्लियस के पास ना जाए। मधुमक्खी तो न्यूक्लियस के पास तो वो हाइव के पास तो आएगी, है ना। तो इसलिए अगर 3s का बनाए तो 3s वाला ग्राफ भी न्यूक्लियस में आएगा, बिल्कुल। और 3s में देखो, अगर मैं इसी ग्राफ में 3s का बनाता हूँ तो यहाँ ऐसे बना दिया, फिर थोड़ा सा ऐसे बना दिया, और फिर 3s का ऐसे बन गया। यस, ये समझ में आया बेटा? 3s में भी वो ये न्यूक्लियस के पास होगा। थोड़ा सा मैंने दूर बना दिया,
है ना। तो 3s का भी एक एरिया कॉमन होगा, ये 3s का है, ये भी 3s का एरिया है, ये भी 3s का एरिया है, लेकिन 3s ज्यादातर इस एरिया में पाया जाएगा। यस सर। समझ में आ गया सभी को ग्राफ? यस सर। तो वो इस तरह से कुछ ग्राफ हमारा वर्क करता है भाई, कुछ ऐसे वर्क करता है। तो अगर मैं 3s का अकेला ग्राफ बनाने के लिए कहूँ तो हम ऐसा बनाएंगे, ये और फिर ये बन गया 3s का। तो इसमें ये मत समझना कि ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, अकेला ये वाला 3s है, बिल्कुल गलत। ये पूरा 3s है। आर यू गेटिंग मी गाइस? यस यस पूरा 3s ऐसा होता है, तो उनका कुछ एरिया कॉमन जरूर होगा, लेकिन वहां पर प्रोबेबिलिटी काफी कम होगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो फिर ये क्या है भाई? ये क्या है? ये होता है नोड। अब नोड क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। तो देखिए अब वो कैसे डिफाइन होगा एरिया। तो मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये एरिया है, और ये दूसरा, हम यहाँ फिर से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा 2s वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादातर यहाँ रहेगा, ज्यादातर यहाँ, ठीक है, इस एरिया में भी आएगा क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो वो पक्का आएगा, ठीक है। तो जो वो न्यूक्लियस के पास आएगा तो उसको ये खाली वाला एरिया जहां पर 1s रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, 1s की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 2s की, जो इसको पार करके जो वो 1s के अंदर आता है, तो देखिए यहाँ पर ग्राफ से समझिए, ये 1s वाले से आकर और फिर ऐसे आता है। तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ 2s से और ये 1s के कॉमन एरिया, जो दोनों का कॉमन एरिया है ना, तो दोनों के कॉमन एरिया में जब वो आएगा तो एकदम से आएगा, एकदम से। तो क्या यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग, यहाँ पर वो रहेगा नहीं, फटाफट उसको पार करेगा, फटाफट। तो इसलिए इस एरिया में प्रोबेबिलिटी 0 होती है। हम डायरेक्टली उसको 0 कहते हैं, हालांकि 0 कहीं नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लगभग 0 है, क्योंकि वो सिर्फ उसको क्रॉस करने में काम कर रहा है, वो वहां रुकेगा नहीं। वहां पर ऐसे नहीं कि वहां भिन भिनाता रहेगा मधुमक्खी के छत्ते की तरह, है ना, वो भिन भिनाएगा नहीं, वो सीधा सिर्फ क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के लिए उसको यूज जरूर करेगा रास्ते को, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको मार्केट जाना हो, रोड खाली है, बिल्कुल खाली, है ना, 2 बजे का टाइम हो, 3 बजे का टाइम हो, दिल्ली में भी रोड खाली होती है, तो आपको मार्केट जाना है। मार्केट में कोई आपका दोस्त आपका वेट कर रहा है, तो वहां पर आप लोग एक मतलब कुछ देर के लिए रुकते हैं, 5 मिनट के लिए, फिर वापस आप घर आ जाते हैं। तो जिस रोड को आप जाएंगे, जिस रोड से, वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए वहां से रास्ता है सिर्फ 5 मिनट का पैदल, आप बाइक लेकर गए, पैदल 5 मिनट का, तो बाइक पर तो मुझे लग रहा है कि 1 मिनट का भी नहीं है। तो मैं आपको क्या कहूंगा, जब आप घर से चले गए, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूंगा ना कि वो अपने दोस्त के साथ खड़ा होगा बच्चा, है ना, या फिर ये कहूंगा कि वो घर पर होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन बीच में मैं रास्ते में आपकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है, बहुत जल्दी क्रॉस हो जाता है। तो आप बीच में कहीं रास्ते में हो सकते हो क्या? मैं कहूंगा नहीं, आप रास्ते में हो ही नहीं, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। लेकिन अपने दोस्त के पास ज्यादा टाइम लगा रहे हो या घर पर ज्यादा टाइम लगा रहे हो? समझ में आया? तो बीच में जब ये क्रॉस करता है अपने कॉमन एरिया को, यानी ये जो कॉमन एरिया है 1s वाला और ये 2s वाला, यहाँ ये ज्यादातर रहता है, तो बीच में जब उसने इन दोनों एरिया को क्रॉस करता है, तो वो प्रोबेबिलिटी 0 है। तो वहां पर उसको बोलते हैं नोड। तो ये यहाँ से यहाँ जब आ जाता है और वापस यहाँ थोड़ा बहुत घूमेगा और वापस आ जाएगा, तो देखो वापस आने के लिए वो सीधा ऐसा क्रॉस करता है और यहाँ पर भी घूमता रहेगा। ये समझ में आ गया बेटा? जी यस सर। यस सर। तो इस तरह से उसको बोलते हैं नोड। तो भाई वो नोड होते हैं। तो 1s में कोई नोड होता है क्या? 1s में कोई नोड नहीं है। नो 2s में नोड होता है क्या? 2s में एक नोड है, एक नोड ये रहा, ठीक है। 3s में नोड होता है क्या? 3s में दो। 2 नोड हो जाएंगे, है ना। तो ये और ये वाला नोड होगा। तो ऐसे करके नोड, और ये रेडियल नोड होते हैं प्लस एंगुलर नोड होते हैं। 2 तरह के नोड बनते हैं। तो भाई स्फेरिकल वाले में तो नॉर्मल नोड होते हैं, एंगुलर नोड बनेंगे रेडियल वाले में, है ना। तो रेडियल वाले नोड बनेंगे दूसरे वाले में। तो वो नोड की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको पहला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। काफी सारी थ्योरेटिकल पार्ट था इसके अंदर ना। अब आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन भाई ये आपकी स्क्रीन के सामने है अभी। तो बोलता है इफ p इज द मोमेंटम ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। कोई मेटल का सरफेस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, बाहर निकला, फास्टेस्ट निकला, वो एक अलग बात है, और वो p उसका मोमेंटम है, ठीक है। p मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी है।
फर्स्ट क्वेश्चन में 45 मिनट लग गए बेटा, पीछे की थ्योरी थी तो आपको बिल्कुल लग जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था थोड़ा सा कमर कसिए, है ना, ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चंस को। उसी क्वेश्चन को मैं 3 मिनट में भी निपटा सकता था, ठीक है, लेकिन फिर 3 मिनट में आपके सिर के ऊपर से सारा चला जाता, समझ रहे हो ना। फिर आप लोग ऐसे बोलते कि भाई हमें तो समझ ही नहीं आई, सर की समझ नहीं आई, वो चीज ही मुश्किल है, इसलिए मैंने बोला था कि ये जो क्वांटम की चीज है ये थोड़ी सी मुश्किल है, इतनी आसान नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बोल रहा है भाई फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन था, मूव कर रहा था मेटल सरफेस से इरिडेटेड ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, देन वो कह रहा है कि उसकी लैम्डा वेवलेंथ है। तो इसने देखो क्या क्या बताया, बहुत आसान सी चीज बताई कि कोई पी है मोमेंटम, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी है, किसका मास इनटू वेलोसिटी है, किसी इलेक्ट्रॉन का, और वो चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, और कह रहा है उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है, ये दोनों चीजें उसने दे दी उसी इलेक्ट्रॉन की। वो कह रहा है कि अगर अगर उसका मोमेंटम, यही मोमेंटम अगर 1.5 पी कर दूं तो कह रहा है कि लैम्डा बताओ। यस, समझ में आ गया क्वेश्चन। वेवलेंथ लाइट शुड यस बी सर। क्या होगी, ये है क्वेश्चन कि उसने पी दे दिया, किसी का मोमेंटम लैम्डा दे दिया, इसी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ दे दिया, और कह रहा है कि उसका पी और लैम्डा अगर पी बदल दूं तो लैम्डा में क्या फर्क आएगा। तो मतलब रेशो बताना भाई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का, सिंपल कहें तो, है ना। तो कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था, तो देखिए वो क्या था पता है, याद है, हाफ, यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है ना। तो अगर मैं इस हाफ mv स्क्वायर को, काइनेटिक एनर्जी को h इंटू न्यू लिख सकता हूँ, मैं तो इसको फोटोन से ही दे रहा हूँ, तो हाफ mv स्क्वायर को अगर मैं m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिख दूं और इसको m से मल्टीप्लाई करूं और m से डिवाइड कर दूं, कल हमने डेरिवेशन की, याद है ना। यस सर। तो h इंटू न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर, है ना। तो m स्क्वायर v स्क्वायर का मतलब मैं इसको p स्क्वायर लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 2m लिख सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है बेटा। यस सर। अब यस मुझे सर। h इंटू न्यू नहीं, मुझे क्या चाहिए, c बाई लैम्डा, न्यू को मैं c बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, पता है ना सबको, c इक्वल न्यू इंटू लैम्डा होता है। तो इसको मुझे तो लैम्डा चाहिए था, ठीक है, पी स्क्वायर, और लैम्डा और पी के बीच में रिलेशन चाहिए मुझे, तो अब मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, ठीक है, ये इस तरफ भी सोल्व कर रखा है मैंने। तो लैम्डा इक्वल क्या आ जाएगा भाई, इसको उधर लेके जाऊंगा, बाकी सबको इधर लेके आऊंगा, तो एच सी मल्टीप्लाई में था, लैम्डा उधर चला गया, पी स्क्वायर नीचे डिवाइड में आया, 2m मल्टीप्लाई में आया, ठीक है, 2m। समझ में आ गया भाई, नीचे पी स्क्वायर है, क्लियर है। यस सर। यस लैम्डा जो है वो 1 बाय पी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली, क्यों, देखो h कांस्टेंट है, c तो कांस्टेंट है ही, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट होता है, 2 तो नंबर है, ये भी कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय पी स्क्वायर, ठीक है। यस सर। अब उसने क्वेश्चन दिया था, अब जरा उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मतलब उस क्वेश्चन को हम थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि अब उसने वो क्वेश्चन क्या दे रखा है। उसने कहा कि एक हमारे पास क्या है, ये देखिए, उसने कहा कि एक मेरे पास लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा 1 मैंने मान लिया, मैं उसको कह दूं कि लैम्डा 1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय पी स्क्वायर हूँ, पी 1 स्क्वायर के है। एक लैम्डा 2, अब उसने कहा ना कि मुझे लैम्डा 2 बताओ, और उसने पी को क्या कह दिया, उसने कहा पी 1 जो है वो 1.5 इंटू पी 1 है, ऐसा ही कुछ कहा था, है ना। तो मैं इसको यहाँ फिलहाल पी 2 का स्क्वायर मान रहा हूँ, ठीक है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो दोनों का अगर रेशो निकालूंगा तो रेशो में तो मैं इक्वल लिख सकता हूँ इन दोनों को, क्योंकि रेशो में कांस्टेंट कट जाता होता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ इसे भाई 1 बाय, यहाँ मतलब मैं इसको लिख दूं P2 का स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड के डिवाइड में जब चीजें आती हैं तो वो रिवर्स हो जाती है, P1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। ये रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि डिवाइड हो गए तो कांस्टेंट तो कट जाएगा, ये अगर मैं यहाँ कांस्टेंट लगा दूं, यहाँ पर भी कांस्टेंट लगा दूं, जब डिवाइड करूँ और इक्वल का साइन लगा दूं, तो इक्वल का साइन, तो डिवाइड करूंगा कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करूं, अब बिल्कुल सिंपल है, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल क्या आएगा, पी स्क्वायर। अब देखिए जरा ध्यान से, P2 की वैल्यू 1.5 भर सकता हूँ ना, 1.5 पी, और मैं डिवाइड में P1 और इन दोनों का स्क्वायर ऊपर कर दूं, इन दोनों के स्क्वायर को ऊपर ले गया बस, ठीक है। यस सर।
इंटू P1, P1 से P1 कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर, तो λ1 डिवाइड बाय λ2 इक्वल 1.5 का स्क्वायर यानी 15/10, 5 दूना 10, 5 दिया 15, तो ये कितना आएगा 3/2 का होल स्क्वायर आ गया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 9 4 9/4, तो λ1 बाय λ2 9/4 आ जाएगा, मुझे तो λ2 चाहिए था, तो λ1 इक्वल 9/4 इंटू λ2, ये दोनों का रेशो आ गया। और यही चाहिए था कि अगर वो कह रहा है कि अगर P 1.5 हो जाए तो लैम्डा कितना होगा, तो 4/λ2 जो है 4/9 हो जाएगा। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल था। तो भाई सिंपल न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा सोचने के लायक है, इतना सिंपल भी नहीं है। ये मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पर आंसर दिखा भी रखा है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एक और फॉर्मूला मैंने लिखा है वो याद रख लेना कि जब इन्होंने जो शुरू में बोला कि कोई इलेक्ट्रॉन, ये वेव है, यहाँ पर वेव है, कोई इलेक्ट्रॉन जब वेव किसी मेटल के सरफेस पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने एक वेव की एनर्जी मान ली h/μ। ठीक है, अब उस वेव ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो कुछ एनर्जी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो वो ये है h/μ0। और बाकी की जो एनर्जी थी, इसी एनर्जी से जो बाकी एनर्जी बची वो ½ m² काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। पता है ये बात सबको, ये फॉर्मूला आता होगा फोटो इलेक्ट्रिक यस सर। यस है ना। तो इसमें न्यू नोट जो होता है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, h/μ0 क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, और इसको हम वर्क फंक्शन, इस h/μ0 को वर्क फंक्शन बोलते हैं। वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल में, और h/μ0 ये भी एनर्जी होता है, ये भी जूल में, तो दोनों एनर्जी ही है। तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, वो h/μ0 होता है, जिसमें न्यू नोट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी है जैसे, वैसे वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, है ना। उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद चलने भी लग जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आपका क्लियर हो चुका है, इसको दोबारा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से कीजिएगा। रिलेशन हमने डेवलप किया है और उसके बाद में लैम्डा, इन दोनों का रेशो निकालना मुश्किल है। यही होता है आपका एडवांस लेवल, मेंस में ये टच करता है एडवांस को, इसलिए पहले एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन कीजिए। देखिए एनसीईआरटी आपको जरूर करने हैं, आसान होते हैं वो, उसके बाद आप मेंस को उठाएंगे तो मेंस आपको समझ आने लग जाएगा। और उनके अंदर भी ये ट्रिक्स है कि भाई आपको इनका रिलेशन निकालना पड़ेगा, है ना। अब रिलेशन कैसे निकाल रखा है, ½ mv² को करके रिलेशन निकाल रखा है ना, तो वो चीज आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई, अब अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या कहता है, वर्क फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इफ लाइट वेवलेंथ, उसने वेवलेंथ दे दी, जनरेट फोटो इलेक्ट्रिक वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दे दी, तो भाई हम फॉर्मूला लगाएंगे h/ν क्या होता है, वो h/μ0 प्लस ½ mv² है। तो अब न्यू की जगह उसने दे रखी है वेवलेंथ, तो मैं न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, c/λ, है ना। तो मैंने h/ν की जगह पर लिख दिया c/λ। ठीक है, तो मुझे लैम्डा पता है, c की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, h की वैल्यू 6 पॉइंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, याद रख लेना। 6 पॉइंट कितनी होती है, 6 to 6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू होती है भाई h की। तो अब h/μ0 को वर्क फंक्शन लिख देता हूँ, वैसे तो इसे ऐसा भी रहने दे सकता था, बट उसने क्योंकि वर्क फंक्शन की फॉर्म में कहा है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि इसको w0 लिख दो, बात ही करो। और ½ mv² में ये तो मुझे निकालना है, हाफ की वैल्यू पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमें पता है 9.1 × 10⁻31 kg, वेलोसिटी उसने दे रखी है, m दे रखा है, c पता है, ये h पता है, लैम्डा भी दे रखा है, सब कुछ तो गिवन है, w0 निकालना है। निकाल लोगे? यस सर। यस सर। वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सब आपको पता है। सबको समझ में आ गया भाई? तो मुझे लग रहा है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना आपके सामने, ये आपको खुद करनी है। और कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के कीजिएगा खुद, जब तक, क्योंकि जब एग्जाम में बैठेंगे ना वहां कैलकुलेटर तो मिलने वाला नहीं है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कैलकुलेशन की स्पीड भी फटाफट फटाफट, ये पॉइंटों की मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको एवरेज करना, ये आना चाहिए। हर रोज जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी होगा बेटा, वरना
अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सत्यानाश पक्का है। यानी पेपर में बैठ के क्वेश्चंस तो आते होंगे बट उसको स्पीडली कर नहीं पाओगे, आधे घंटे में एक कैलकुलेशन करोगे तो 3 घंटे में 6 क्वेश्चन पूरे करके घर आ जाओगे, है ना। बोल देना मुझे सारे आईआईटी के क्वेश्चन आते थे है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए कैलकुलेशन के लिए डेली प्रैक्टिस अपने हाथों से नोटबुक पर लिख कर कीजिएगा, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कहता है, ध्यान से इसकी थ्योरी, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसमें। विच द ग्राफ शो बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और इंसिडेंट लाइट। तो देखो भाई पहला ग्राफ, कौन सा ग्राफ नहीं करता, गलत कौन सा है, ठीक है। पहले तीनों ग्राफ सही हैं, डी वाला गलत है, क्यों है अब हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट क्वेश्चन है ये, चिंता मत करना, बस इसी के बाद आपकी क्लास खत्म करेंगे। मुझे पता है कि ये लेक्चर लंबा जाने वाला था, है ना, 5 ही क्वेश्चन सोल्व हो पाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल था। कई बार लगता है कि पहला क्वेश्चन ज्यादा टाइम खा गया, प्रीवियस लेक्चर में हमने 15-16 क्वेश्चन कर लिए थे, आसान थे, इसमें 5 ही कर पाए। ये होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इसको भी स्पीड से खींचता तो शायद वो 5 में से 10 करवा देता, बट समझ एक भी ना आता, है ना। अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes. सर आया। यस सर। अब इसको खुद से दोबारा करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपका लेवल एक लेवल अप बढ़ेगा, हायर लेवल की चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। तो भाई देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। Yes, sir. और ये क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट। एनर्जी ऑफ लाइट एच इंटू न्यू होता है। तो भाई सीधी सी बात है, एच इंटू न्यू अगर बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ रहा है, एनर्जी ज्यादा दे रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, Yes, sir. है ना। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, तो देखो फॉर्मूले में क्या था, एच इंटू न्यू। अगर मैंने कुछ एनर्जी दी तो कुछ एनर्जी तो यूज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी की एनर्जी क्या है, वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो 2 काम करेगी मेरी एनर्जी। तो भाई पहली बात, मैं 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, मुझे ये बताओ कि मैंने एनर्जी दी, No, sir. थोड़ी No, सी sir. एनर्जी दी, ये ग्राफ है सपोज, थोड़ी सी एनर्जी दी, थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। भाई No, पहले sir. तो वो बाहर निकलेगा ना, काइनेटिक एनर्जी तो बाद में मिलेगी। अगर मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी तो वो बाहर ही ना निकले, तो थोड़ी सी एनर्जी में तो क्या पता बाहर ही ना निकले। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो यस यानी सर। कुछ न कुछ एनर्जी फिक्स अमाउंट में देनी ही पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन की एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। तो इसलिए ये ग्राफ यहां से शुरू होता है, यहां से, कि कुछ एनर्जी, इतनी एनर्जी तो मैं दूंगा ना तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। इतनी एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इससे ज्यादा दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा, साथ में चलने भी लगेगा, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। ज्यादा एनर्जी दे रहा हूं और ज्यादा दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अब एनर्जी दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। जी सर। तो यस सर। मिनिमम एनर्जी मुझे कुछ देनी पड़ेगी। तो 0 से इस ग्राफ को स्टार्ट नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से आपने थोड़ी सी एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो अगर मैंने थोड़ी सी एनर्जी दी तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब थोड़ी सी एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन चलने लग गया, अरे वो बाहर ही नहीं निकला था थोड़ी एनर्जी पर। तो कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट की एनर्जी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा पहले, और उसके बाद अगर एनर्जी देता हूं तो वो चलेगा। यस अविना बेटा बोलिए, आपका क्या डाउट है? कोई डाउट है बेटा? शायद गलती से हो गया ना। ओके चलो ठीक है। चलिए तो भाई इसलिए मिनिमम एनर्जी, कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, और बाहर निकलने के बाद अगर आपने ज्यादा एनर्जी दी, उससे एनर्जी बढ़ा दी, तो एनर्जी बढ़ने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हर बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आप ऐसे ग्राफ को ना ऐसे 2 लाइनें खींच के जरूर देखा करो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर अगर एनर्जी है और तो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो उसके बाद बढ़ेगी। तो पहला ग्राफ सही है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरे ग्राफ में क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है। इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकेंड।
जैसे आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों के अंदर हीरो हीरोइन डांस कर रहे होते हैं, उनके ऊपर एक लाइट पड़ती है, अंधेरे में डांस कर रहे हैं, उनके ऊपर एक फोग लाइट सी पड़ रही होती है, और वो उस लाइट वो उनके साथ साथ घूमती है, देखा है? Yes, sir. और Yes. उसकी जगह पर दो लाइटें भी फोकस कर रही होती है, कई बार दो तरफ से टेढ़ी लाइटें आ रही हैं, लेकिन फोकस सिर्फ उस हीरो हीरोइन को ही कर रही है, दोनों लाइटें, है ना? तो अगर मैं वहां पर 2 लाइट की जगह 10 लाइट बढ़ा दूं तो उनकी चमक बढ़ जाएगी, वो हीरो हीरोइन के ऊपर जो फोकस लाइट पड़ रही है उसकी चमक बढ़ जाएगी, मुझे वो ज्यादा क्लियरली दिखेंगे, दूर से दिखेंगे, है ना? अगर 1000 लाइटें एक ही जगह पर फोकस कर लूं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएंगे पर यूनिट एरिया, पर यूनिट पर सेकंड, एक सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन का एरिया बढ़ जाएगा। क्या इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की? No, sir. नहीं बढ़ती। वजह बता देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब एनर्जी बढ़ाओगे आप, संख्या बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, है ना? मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट मारी, मान लीजिए मेरे को लोहे की बॉल आप मेरे को मार रहे हो, तो मेरे सिर पे डैमेज हुआ, सेम बॉल मेरे को दोबारा से मार रहे हो, मेरे सिर पे सेम डैमेज होगा ना, उसी जगह नहीं दूसरी जगह मारोगे तो, है ना? हम ह्यूमन है तो फिर डैमेज वरना आपको लगेगा ज्यादा हो रहा है, तो उसको थोड़ा, ठीक है? अब सेम बॉल मुझे मार रहे हो तो डैमेज उतना ही होगा। अगर उस बॉल का साइज बढ़ा दो और वेलोसिटी सेम रखोगे तब डैमेज ज्यादा होगा। क्लियर है? Yes. Yes, Sir. sir. अगर आप बॉल का नंबर बढ़ा दो, सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी किसी की पर्टिकुलर है, बॉल का नंबर बढ़ा दो, एक की जगह अगर मुझे आप थर्मोकोल की बॉल ले लो, थर्मोकोल की बॉल आप मुझे मार रहे हो, एक मारा मुझे कोई डैमेज नहीं होगा, 10 मारी, 20 मारी, 50 मारी, 1000 मारी, क्या मुझे डैमेज होगा 1000 बॉल लगने से? थर्मोकोल No, sir. नहीं No, होगा। sir. तो भाई बॉल में एनर्जी नहीं है तो डैमेज नहीं होने वाला, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी? जब बॉल की एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। अगर बॉल की एनर्जी फिक्स कर दी, नंबर बढ़ा दिया, नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ा दिए, तो एनर्जी फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स है। यस, क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर वही कहानी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इंटेंसिटी को बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ बॉल बढ़ जाते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट नहीं बढ़ती है। एनर्जी के लिए तो आपको h इंटू न्यू ये बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है? लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पर कुछ नहीं होगा, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं, मतलब लाइट के जो बॉल्स बाहर निकल रही हैं, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती हैं, वो बढ़ रही हैं, उनका नंबर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का नंबर तो बढ़ जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इम्पैक्ट बराबर है। क्लियर है ना बेटा? जी सर। तो Yes, सेकंड sir. वाला ऑप्शन भी सही है, ये कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है, भले आप इंटेंसिटी कितनी बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है? अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ा दी और यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है अभी h इंटू न्यू, एनर्जी बढ़ा दी आपने। एनर्जी बढ़ाने पर क्या होगा? एनर्जी बढ़ाने पर डेफिनेट सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, संख्या तो नहीं बढ़ेगी ना, संख्या तो फोटोन बढ़ाने पर बढ़ेगी, नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ाने पर, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने पर बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो Yes, sir. यानी अगर सिर्फ एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं वो नहीं बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा है, ये एक ही लाइन है, ये इतनी ही लाइन है, तो नीचे ऐसे ये क्या कर रखा है इसने भाई, क्योंकि ये इसको मिटा भी देते कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हो, जैसे थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें कुछ तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी ना, जहां से इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है, कुछ तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर एरिया में। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है, आप जीरो से इस ग्राफ को स्टार्ट कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी थी जीरो तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही नहीं निकल रहे थे, फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई, एनर्जी बढ़ी और बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकला, है ना? तो नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले फिर वो नंबर फिक्स हो जाएगा। तो यानी फ्रीक्वेंसी जीरो से स्टार्ट करने की बजाय हम किस पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ आंसर रहे, है ना? वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला केस है, जैसा पहले वो एनर्जी वाला ऊपर वाला केस था ना, कि यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी दोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं ऑलरेडी, वहां से स्टार्ट करना है। तो ये स्टार्ट यहाँ से होगा, इस लाइन को भले ही ना मानो, सीधा आप ऐसे लाइन खींच सकते हो। अब ऐसे लाइन थोड़ी अटपटी लगती है तो हमने इसको नीचे से जोड़ दिया कि भाई देखो यहां से स्टार्ट हुए थे हम, इससे पीछे मत करना इस लाइन को। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? जी सर। Yes, sir.
और देखो अब पहला ग्राफ और चौथा ग्राफ दोनों सेम है। इसका रीजन मैं दे चुका हूं कि यहां से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। काइनेटिक एनर्जी तो बाद की बात है, पहले तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इस एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू होता है, तो ग्राफ यहां से शुरू होना चाहिए, जीरो से नहीं। तो ये ग्राफ गलत है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes. ऑल द ग्राफ कौन सा कैसे है कितना है, तो ये सारे उस लेवल पर जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर भी ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। ये रीजन सारों के समझा रखे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत, इन्होंने अपने लेवल से समझा रखे हैं। आप इनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। आज के लेक्चर में इतना ही था। 5 क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना बेटा? ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से जरूर दोबारा से मत्था मार के आना है। अगर ये आपको समझ में आ गया, इनके ऊपर एडवांस लेवल में भी क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद ये लेसन हम थर्ड लेक्चर करेंगे, फिर लेसन खत्म हो जाएगा। मेरे एंड से प्रीवियस ईयर के मेंस वाले सारे क्वेश्चन खत्म। एडवांस आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए, क्योंकि एडवांस का भी पेपर नहीं आ रहा, तो हम एडवांस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और पीछे एनसीईआरटी जरूर करना है सबको। यस, क्लियर है ना बेटा? जी यस सर। सर। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोग लीव कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ ऑथेंटिकेशन नहीं है। इसमें मैं सर को कॉल करता हूँ, हिमांशु सर को, वही मीटिंग को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो Yes, आप लोग लीव करना चाहें तो यू कैन लीव। I'm having the call. बाय Yeah. सर। अब यही हो सर? ठीक है सर, ठीक है। देन यू कैन एंड। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।